मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन मेरे भाई ने जैसी कुर्बानी दी उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। प्रिया हमारे पड़ोस की एक लड़की थी। वो रोज ही हमारे घर आ जाती और मेरे साथ कामों में हाथ बटाने लगती। तभी मुझे वो और भी भाने लगी। एक दिन वो मेरे बच्चों के कुछ कपड़े जिनकी सिलाई कहीं कहीं से खुल गई थी वो सी रही थी कि मेरा भाई राहुल आ गया। वो मुझसे 2 साल छोटा था। प्रिया को सिलाई करते देखकर मेरे भाई ने मुझसे कहा, दीदी मेरी शर्ट की आस्तीन जरा सी फट गई है, तुम इस लड़की से कहो सिलाई लगा दे। ठीक है, तुम अंदर जाओ और शर्ट उतार कर मुझे दे दो, मैं अभी सिलाई लगवा देती हूँ। फिर भाई ने ऐसा ही किया। कफ के पास से थोड़ी सी आस्तीन उधड़ गई थी। प्रिया ने 1 मिनट में ही वो ठीक करके राहुल को दे दी। राहुल शर्ट पहनकर बाहर आया और प्रिया को थैंक्स कहा, लेकिन उस लड़की ने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि मशीन पर झुकी सिलाई ही करती रही। राहुल अपना समूह लेकर चला गया, लेकिन अब वो रोज मेरे घर के चक्कर लगाने लगा। हालांकि पहले तो वो हफ्ता 10 दिन बाद आता था। एक दिन वो आया तो प्रिया को मेरे घर मौजूद देखकर उसका चेहरा खिल उठा, जैसे उसकी दिल की बात पूरी हो गई हो। राहुल ने उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इधर उधर की बातें की, मगर वो आकर्षित न हुई। तब राहुल ने मुझको मजबूर किया कि किसी तरह उसकी प्रिया से बात करा दूं, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है। मैंने कहा, राहुल ये काम इतने आसान नहीं होते, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अगले दिन राहुल फिर शाम के वक्त आया, क्योंकि प्रिया भी अक्सर शाम को ही आती थी। मैंने उसे बताया कि मैंने प्रिया से बात की थी, मगर वो मुझ पर बिगड़ गई। वो कहने लगी कि मैं आपसे मिलने आती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भाई मुझसे इश्क करने लगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने प्रिया से कहा, मैंने तो अपने भाई का संदेश दिया है, तो क्या मैंने कुछ बुरा किया है? शादी का संदेश देना तो इज्जत की बात होती है, इसमें बुराई वाली तो कोई बात नहीं होती। उसने कहा कि यह बुराई वाली बात तो नहीं है, लेकिन शादी का संदेश लड़की को नहीं उसके माँ बाप को दिया जाता है। प्रिया का मूड ऑफ देखकर मैंने भाई को समझाया कि तुम उस लड़की को भूल जाओ, लेकिन राहुल पर मेरे समझाने का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने एक पर्चे पर यह लिखकर उसे दे दिया कि तुम अपने हाथ से हाँ या ना लिखकर जवाब दे दो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं हर आधे घंटे बाद तुमको एक लेटर लिखकर जवाब मांगता रहूंगा, और फिर तुम तंग आकर कोई ना कोई जवाब जरूर दोगी। उसके बाद मैं अपने दिल को समझा लूंगा और फिर कभी तुमको तंग नहीं करूंगा, ना तुम्हारे सामने आऊंगा। राहुल के लेटर ने प्रिया के दिल पर असर किया और प्रिया मेरे घर आ गई। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे भाई का रिश्ता स्वीकार है, आप बड़ों के जरिए बात चलाओ, अगर मेरे माँ बाप मान गए तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद मैं अपनी माँ के साथ प्रिया के घर गई और इस तरह बात पक्की हो गई। अब राहुल मेरे घर आ जाता और प्रिया भी आ जाती और दोनों आपस में बात करते रहते। राहुल और प्रिया अभी पढ़ रहे थे, इसलिए उनकी शादी में काफी समय था, मगर उनके बीच मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। लगता था एक दूसरे से दूरी उन्हें बहुत खलती थी, लेकिन दोनों की मुलाकात कभी अकेले में नहीं हुई। वो मेरे सामने ही बातचीत कर लेते थे। उनका ये सिलसिला 1 साल तक चला, वो भी मेरे घर के अंदर। और मेरे सामने एक दिन प्रिया आई तो कुछ उदास और परेशान सी थी। मैंने उससे वजह पूछी तो वो कहने लगी, मुझे राहुल से कुछ जरूरी बात करनी है, उसको बुलवा दो। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें उसी से कहनी है? वो खामोश हो गई। मैंने फिर अपने बेटे को भेजकर राहुल को घर बुलवा लिया। इस बीच प्रिया ने अपने हाथ से लिखा हुआ एक लेटर मेरे हाथ में थमा दिया, जिसे पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। राहुल ने आकर पूछा, दीदी मुझे क्यों बुलवाया है? ठीक तो है सब कुछ? मेरा चेहरा बोझल था। राहुल को शक हो गया कि जरूर कोई खतरे की बात है। राहुल, प्रिया को तुमसे कोई काम है। बात दरअसल ये है कि प्रिया ने तुमसे बेवफाई की है, जिसकी वजह से अब वो मुश्किल में फंस गई है। ये सुनकर भाई के चेहरे पर मायूसी छा गई। मैंने जब भाई को प्रिया की असल परेशानी बताई तो उसके कान सुलग उठे, उसके तन बदन में आग लग गई। प्रिया से तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। सख्त सर्दी में भी यूं लगा जैसे मेरे भाई पर हजारों सूरज गिर पड़े हों। उसका जिस्म एक दहकती हुई भट्टी बन गया था। मैंने अपने भाई की हालत खराब देखी तो घबरा गई। मैं दौड़कर पानी लाई और उसको पिलाया, लेकिन हलक से तो एक घूंट भी पानी नहीं उतर रहा था। वो इतनी घुटन महसूस कर रहा था जैसे उसकी सांस की नली बंद होती जा रही हो। मैंने कहा कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और तुमसे मदद मांग रही है, वरना वो जीते जी मर जाएगी। तो मर जाने दो, मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या छोड़ा है उसने मेरे पास? बहुत भरोसा था मुझे उसकी मोहब्बत पर, विश्वास किया करता था मैं उसकी वफा और उसके पवित्र होने पर। अपने आप से बढ़कर मैंने उसको चाहा, अपनी जीवन साथी समझकर इतनी इज्जत से बात करता था मैं उससे।
मैंने कभी उसके आंचल को अपनी उंगली से छुआ तक नहीं था, और ये इनाम दिया है उसने मुझे। प्रिया भाई को गुस्से में देख कर चली गई, लेकिन राहुल को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पांव पत्थर के हो गए हैं और अब वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। जाते जाते मैंने प्रिया का लेटर राहुल की जेब में डाल दिया। प्रिया मिन्नतें करके गई थी कि मैं लेटर किसी तरह राहुल तक पहुंचा दूं। खत में प्रिया ने भाई से मदद मांगी थी, लेकिन राहुल किससे मदद मांगता? कौन था जो उसकी मदद करता? मेरे भाई की इज्जत ही नहीं, सारी जिंदगी खत्म होकर रह गई। राहुल घर गया और सीधा अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके रोने बैठ गया। आज मंगेतर ने इतना बड़ा जख्म दिया था कि वो अपना मर्दों वाला हौसला खो बैठा था। प्रिया के लेटर ने उसका खून खौला कर रख दिया था। प्रिया, ये तुमने क्या किया? किस जुर्म की सजा दी है मुझे तुमने? ये चिल्लाता रहा। वह अगले दिन दुकान पर न गया तो महेश ने बुलावा भेजा कि दुकान पर क्यों नहीं आए। न आने की वजह पूछने पर भाई की आंखों से आंसू टपक पड़े। सोचा कि उसको कैसे कहूं कि अब कमाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही, दौलत कमाऊं तो किसके लिए। महेश राहुल की परेशानी भाप गया और बोला, क्या प्रिया से झगड़ा हो गया है या वो नाराज हो गई है? महेश न सिर्फ बिजनेस पार्टनर था बल्कि राहुल का बचपन का दोस्त भी था। बिना झिझक भाई ने उसको सारा दिल का हाल सुना दिया। बात करते हुए मेरे भाई की आंखें आंसू से भरी हुई थी। महेश ने दिलासा दी और राहुल को देर तक समझाता रहा, मगर भाई के पल्ले कुछ ना पड़ा। वादे दिन में ही दुकान से वापस चला गया। दूसरे दिन दुकान पर जाते हुए उसकी मोटरसाइकिल किसी की कार से टकरा गई। फिर खबर ना रही कि क्या हुआ। होश आया तो कीचड़ में पड़ा हुआ था। लोगों ने उठाया और घर तक पहुंचाया। महेश हालचाल पूछने आया तो अभी राहुल की हालत न संभली थी। उसने नींद की गोलियां खाई हुई थी, तो उसको इसी हालत में प्रिया का लेटर दे दिया। उसने लेटर पढ़ा और फिर राहुल को सुला दिया। 2 दिन वो सोता रहा और जब जागा तो उसे मौत के जैसा झटका लगा। उसने महेश को बुलवाया। आज वो इस बारे में बात करने को तैयार था। राहुल चाहता था इस परेशानी का कोई हल निकल आए। दोस्त से मशवरा किया। उसने कहा, मैंने वो लेटर पढ़ा है। उसने तुमसे बेवफाई जरूर की है, लेकिन खुद से भी कुछ कम दुश्मनी नहीं की है। अब उसे अगर कुछ उम्मीद है तो वो बस तुमसे ही है। बाकी हर तरफ उसे अपनी बर्बादी ही नजर आ रही है। तुम चाहो तो उसको सजा दो, मगर उसने अपने पापों को तुमसे छुपाया नहीं है। तुम उसे क्या सजा दे सकते हो? ज्यादा से ज्यादा उससे संबंध खत्म कर सकते हो। सो वो तो पहले ही हो चुका है। मैं तो अब यही कहूंगा कि अब उसे मुसीबत में फंसा हुआ एक इंसान जानकर उसकी मदद कर दो तो बेहतर है। प्रिया ने उस लेटर में लिखा था, मुझे माफ कर देना, मैं 2 कश्तियों में सवार थी, इसी वजह से मुसीबत में फंसी हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। बर्बाद करने वाला मुझे धोखा दे गया है। इंसानियत के नाते तुम्हें तुम्हारी शराफत की कसम देती हूँ कि मेरी मदद करो और मुझे मरने से बचा लो। मैं बहुत बुरे हालात में घिर चुकी हूँ। तुमने मदद न की तो मुझे खुद खुशी करनी पड़ेगी। इसके सिवा मेरे पास इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। मैं उस लड़की के लिए क्या कर सकता हूँ जिसने मेरी खुशियों का उल्टी छुरी से वध किया है? मैं तो खुद बिखर कर चूर चूर हो गया, टूट गया हूँ मैं। महेश ने मेरे भाई को दिलासा दिया और इस बात पर तैयार किया कि फौरी तौर पर वो प्रिया से शादी कर ले। खुद को और दूसरों को धोखा देना मुश्किल था, मगर पुण्य का काम तो यही था कि जिससे अंग अंग नफरत कर रहा हो, इंसान उस डूबते हुए को बचा ले। उसके लिए हिमालय से भी बड़ा दिल चाहिए होता है। प्रिया की जिंदगी बचाने के लिए दिल। आखिरकार महेश भाई ने राहुल को तैयार कर ही लिया कि वो फिलहाल फौरी तौर पर अपनी मंगेतर से शादी कर ले। इस तरह जल्दी में शादी हो गई और विदाई भी हो गई। सिर्फ लड़की की माँ इस राज को जानती थी कि उसकी बेटी ने दुनिया को दिखाने के लिए लाल जोड़ा पहना है और राहुल ने उन शरीफ माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। प्रिया के हाथों में मेहंदी भी लगाई गई, मगर वो लूटी पीटी और उजड़ी ही रही। सुहागरात को राहुल ने उससे कोई बात नहीं की। बात तो क्या, उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब सारे घरवाले सो गए तो वो उठकर छत पर चला गया और फर्श पर बगैर तकिया और बिस्तर के ही लेट गया। सारी रात आसमान के तारों को तकते हुए गुजार दी। खबर नहीं प्रिया ने वो रात कैसे गुजारी। शादी के बाद 3 दिन राहुल घर रहा और इन 3 दिनों में प्रिया से कोई बात नहीं की। उसके बाद शहर जाकर वीजा निकलवाने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की मदद से राहुल भाई को वीजा मिल गया। वो कनाडा चले गए और वहां एक जनरल स्टोर पर नौकरी करने लगे। दुनिया के दिखावे को हर महीने खर्चे के पैसे भी भेजता रहा, मगर एक बार भी प्रिया को फोन न किया। जब माँ से खबर मिली कि प्रिया एक बच्चे की माँ बन गई है, अब कुर्बानी देने की आखिरी हद बस यहीं तक थी। राहुल भाई ने लेटर फाड़ कर जला दिया। 6 महीने और गुजर गए। भाई ने बच्चे की शक्ल तक न देखी और फिर बहुत सोच समझकर प्रिया को तलाक के पेपर भेज दिए। राहुल जानता था कि प्रिया को भी इस तलाक का सदमा नहीं हुआ होगा,
क्योंकि उसे भी इस सब का इंतजार पहले से ही होगा। प्रिया के लिए यही एहसान कम न था कि राहुल ने सब जानते हुए भी उससे शादी करके उसे बदनामी के गड्ढे में गिरने से बचा लिया था, बल्कि ये कहो कि उसे मौत के मुंह से निकाल लिया था। प्रिया को अपनी पत्नी बनाने के सिवा राहुल के पास कोई चारा नहीं था कि प्रिया को मरने से बचा लिया गया। तलाक के कागज मिलते ही खानदान में कोहराम मच गया। बिरादरी ने राहुल पर थू थू की। किसी को भी इस बारे में नहीं पता था कि राहुल ने प्रिया को तलाक क्यों दी है। सब लोगों की नजरों में प्रिया बेकसूर थी। मेरे घर वालों को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। अगर लोगों को शिकायत थी तो सिर्फ भाई से, कि पहले तो 3 दिन की दुल्हन को छोड़कर चला गया था और फिर साल भर बाद खुद आने की बजाय तलाक के कागजात भेज दिए। प्रिया को तो ऐसे चुप्पी लगी कि वो अपनी बर्बादी पर आंसू तक नहीं बहा रही थी। सभी मेरे भाई को बुरा भला कहते थे कि जिसने बिना कसूर अपनी नई नवेली पत्नी को तलाक दे दी, मगर मैं जानती थी कि जितनी प्रिया मेरे राहुल भाई की आभारी है उतनी कोई नहीं होगा। उसको तो अब तलाक का भी गम नहीं होगा कि मेरे भाई ने ऐसे हाल में उसको सर छुपाने के लिए जगह दी कि जब सगा बाप और भाई तक लड़की को खत्म कर देते हैं। आज कोई कुछ भी कहे, मगर मैं अपने भाई को मुजरिम नहीं समझती, क्योंकि वो उसके साथ किसी भी हाल में झूठा और एक बिन प्राण जीवन नहीं गुजार सकता था। वो विधवा या तलाकशुदा औरत होती तो और बात थी, तब उसके बच्चे को भी पिता मिल जाता। लेकिन अब मेरा भाई उसके बच्चे को पिता का प्यार नहीं दे सकता था। ये क्या कम था कि जिस बच्चे से राहुल नफरत करता था उसको उसके बाप की जगह अपना नाम दे दिया था। अब वो बिन बाप का बच्चा नहीं कहलाएगा और लोग उससे नफरत करके उसकी जिंदगी जबरन नहीं करेंगे, बल्कि वो जहां जाएगा उसकी एक पहचान होगी। उसके बाप के खाने पर एक ऐसे आदमी का नाम होगा जिसने उसकी माँ से शादी की थी। बेशक वो एक तलाकशुदा औरत का बेटा कहलाएगा, तब भी समाज उसको इज्जत से जीने का हक देगा। यह एहसान वो था जो कभी कोई मर्द किसी औरत पर नहीं कर सकता। मैं सोचती हूँ मुमकिन है कि मेरे भाई को एक बेवफा लड़की से ऊपर वाले ने इसलिए मिलाया हो कि उस लड़की को समाज में जीने का हक मिल जाए और भाई की वजह से एक मासूम जान कूड़े के ढेर पर दम तोड़ने से बच जाए। भाई कहते थे कि शायद कुदरत को मुझ जैसे नालायक और पापी से यही काम लेना हो, वरना मैं कौन से अच्छे काम करने वाला आदमी था। बाद में सुना था कि कुछ दिन प्रिया अपने माँ बाप के घर रही, फिर उसके माँ बाप ने एक रिश्ता ढूंढकर उसे उसके घर का कर दिया। वो भी कोई अच्छा आदमी था जिसने उस तलाकशुदा औरत के साथ साथ उसके बेटे को भी गले लगा लिया। सुना है कि वो अपने घर में खुश रह रही है। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन दिलों का हाल कौन जाने, क्योंकि दिलों की नगरी तो सबकी नजरों से छुपी रहती है। तभी तो कहते हैं पराया दिल और परदेश, उसे आप लाख जानने की कोशिश करें मगर नहीं जान पाते। लेकिन शादी से पहले उठाया गया ऐसा कदम न सिर्फ लड़की की जिंदगी बर्बाद करता है बल्कि पूरे खानदान को तबाह कर देता है। और राहुल जैसे सहारा देने वाले लोग भी कम ही मिलते हैं। इसलिए लड़कों और लड़कियों को चाहिए, अगर कोई लड़का पसंद हो तो उसके बारे में घर वालों को बताकर उससे शादी की कोशिश करें। लड़के की बातों में आकर कोई गलत कदम न उठाएं, वरना बहुत सारी लड़कियां इसी वजह से मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाती हैं। और लड़की को भी इस बात को समझ लेना चाहिए। कहते हैं कि अगर आज आप किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो कल को आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। यही प्रकृति का नियम है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।